आज भोरे भोरे मैंने एक सपना देखा है। ये सपना ऐसा था कि अब तक मेरी खोपड़ियां टन टन की आवाज कर रही है। दरअसल सपने में मैंने दो लोगों को देखा और अजीब ये था कि 75-80 साल की उम्र के एक व्यक्ति को बहुत भयंकर वाली डांट फटकार पड़ रही थी। कभी उसको मुर्गा बनाया जा रहा था, कभी कान पकड़ के गर्म किया जा रहा था, कभी उठक बैठक करवाया जा रहा था, कभी कोई और सजा दी जा रही थी। सपने में ये दृश्य देखकर मैं भीतर ही भीतर बड़ा विचलित हो रहा था कि आखिर जीवन के आखिरी पड़ाव में चल रहे एक व्यक्ति को इस कदर क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। इसने इतना बुरा क्या कर दिया है और वो आदमी कौन है जो सजा दे रहा है। फिर जब मैंने दूसरे व्यक्ति की तरफ देखा तो वो कोई आम आदमी नहीं था। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि ये इंसान ही नहीं है, ये तो भगवान है जो सामने खड़े बुजुर्ग को बुरी तरह से डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों रे गजेंद्र, मैंने तुझे 10 साल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लोक रियासत सौंपी। अरे कुछ तो बढ़िया किया होता, कुछ तो अच्छा कर लिया होता। 10 साल में एक काम बता दे जो तूने ऐसा किया हो जिसके बारे में कहा जाए कि तू पूरी तरह से सफल था। वो काम तेरा सफल था, उल्टे तूने जहां हाथ लगाया उसी का कबाड़ा कर दिया। काम कम करता है, प्रचार ज्यादा करता है, जहां जरूरत नहीं होती है वहां भी कूद पड़ता है। और तो और अपने कर्मों से तेरे भीतर ऐसी पनौती घुस गई है कि जिस चीज में हाथ लगाता है बंटाधारे कर देता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद मेरे मन में ख्याल आ ही रहा था कि भगवान तो बड़े अच्छे हैं भाई, जनता का कितना ख्याल रखते हैं। राजा ने लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया, उन्हें परेशान किया, तो राजा को सजा दे रहे हैं। मगर अगली सीन जो मैंने देखी तब पूरी कहानी समझ में आ गई कि भगवान इतने डिस्टर्ब क्यों है। अगली सीन में भगवान कहते हैं कि तूने अपनी प्रजा की तो ऐसी की तैसी कर ही दी, पूरी रियासत का बंटाधार तो कर ही दिया, बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ पाया, घर के लोगों को ही मारता पीटता रहा। चले एक बार को मैं प्रजा की समस्या को भूल भी जाऊं, उसके साथ जो तूने किया उसको भुला भी दूं, मगर कम से कम मेरे साथ तो धोखा नहीं करता। मेरे नाम पर तूने न जाने अपनी रियासत में कौन कौन से कांड कर दिए, मेरे ही नाम से इतने सालों तक तू सत्ता भोगता रहा और तूने मुझे भी नहीं छोड़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि ओहो हो, भगवान इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके भेजे हुए दूत ने भगवान की भी ऐसी तैसी कर दी, उनके साथ भी फ्रॉड कर दिया है। भगवान की जबान से अगली लाइन निकलती है कि तूने मुझे तो ठग लिया, मेरे साथ धोखेबाजी कर दी, मेरे नाम पर धोखेबाजी कर दी, मगर तूने अपने मित्रों को खूब चढ़ाया, खूब बढ़ाया, खुद से ज्यादा उनको फायदा पहुंचाया। यानी तेरे लिए भगवान से ज्यादा यानी मुझसे ज्यादा बढ़कर तेरे मित्र हो गए। तभी अचानक बिजली गुल हो गई, मेरी नींद खुल गई और अगले कुछ देर तक जब तक बिजली वापस नहीं आई तब तक मैं सो नहीं पाया और सोच रहा था कि सपने में जो मैंने देखा उसका कहीं कोई लिंक है क्या हकीकत से। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी लोक रियासत कौन सी है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो याद आया कि अरे ये तो अपना भारत है। और जैसे ही ये कड़ी मैच हुई पूरी कहानी मेरे दिमाग में सेट हो गई। अब वो कहानी कौन सी है, कैसे सेट हुई है, वास्तव में किसने भगवान के नाम पर भगवान को धोखा दिया है, अभी जानेंगे। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया है, भयंकर कांड सामने आया है। भारत के इतिहास में आज तक किसी राजनीति ने भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड नहीं किया होगा, इतना भ्रष्टाचार नहीं किया होगा जितना आज की तारीख में सामने आया है। तो अयोध्या के लगभग आधा दर्जन भयंकर भ्रष्टाचार के मामले आज हम आपके सामने बेहद कम शब्दों में रखेंगे। और राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने अभी मंदिर के बारे में जो कहा है, जिस तरह से कहा है कि थोड़ी सी बारिश में, पहली बारिश में मंदिर के भीतर पानी टपकने लगा और क्यों लोग मंदिर को चूना मंदिर कह रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है और साहिब के भ्रष्टाचार की भयंकर पोल खोलता है। तो मंदिर के मुख्य पुजारी क्या कह रहे हैं इस पर अच्छे से बात करेंगे। इसके अलावा पूरे अयोध्या में कौन कौन से कांड सामने आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। और लगे हाथ सपने में भगवान जो कह रहे थे कि क्यों रे गजेंद्र, 10 साल में कुछ तो बढ़िया किया होता, तो इस मामले में भी कम से कम 10 मुद्दे आपके सामने रखूंगा जहां पर भयंकर फेलियर सत्ता की तरफ से आपको नजर आएगा पिछले 10 सालों का। अब चूंकि भोरे भोरे मैंने ये सपना देखा था तो सोचा कि आपके सामने पूरी बात रखनी चाहिए। और सपने के अंत में भगवान ने इशारा भी किया था मेरी तरफ कि तुम जाके लोक रियासत में सबको ये बात बता देना कि मैंने इसको सजा दी है। तो आज की वीडियो में न मैं आया हूं न मुझे लाया गया है, मुझे तो भगवान ने भेजा है। पूरी बात बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। और हाँ, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, इस चैनल की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। वरना ध्यान रहे मेरे सपने में भगवान आने लगे हैं। आप में से जो लोग ट्विटर यानी एक्स यूज करते हो वहां जाकर हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए, ये वाला है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें ताकि देश को
झूठ से बचाने और भगवान के नाम पर लूट से बचाने का काम हम आपके खर्चे से करते रहे, क्योंकि सेठ का टेम्पो आएगा तो मंदिर के लीकेज की खबर को छुपाएगा, इसीलिए हम सेठ का टेम्पो नहीं आने देगा। साल 2019 में जब अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनने का फैसला हुआ, तभी से पूरी भाजपा, उसके संबंधित तमाम संगठन, इसी में गोदी मीडिया भी आता है, IT सेल और उसके गुर्गे भी आते हैं, गोदी मीडिया के लपटझंडिस भी आते हैं। ये सबने मिलकर पूरे देश के हर मुद्दे को मंदिर के नाम पर ढकने के लिए काम किया। आपको याद होगा, शायद दुनिया के इतिहास में किसी एक मुद्दे पर किसी देश का मीडिया इतनी चर्चा नहीं किया होगा जितना पिछले कुछ सालों में भारत के गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिसों ने किया है मंदिर पर। और तो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, चुनाव आयोग की खोपड़ी पर हथौड़ा मारते हुए। और खोपड़ी पर हथौड़ा ही नहीं, मुंह पर कानपुर में बना हुआ चमड़े का जूता, वो भी पानी में भिगा कर मारते हुए साहब ने बार बार मंदिर के नाम पर वोट मांगा। आपने देखा ही था किस तरीके से हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्यों को किनारे लगाते हुए, और किनारे लगाना तो अलग बात थी, शंकराचार्यों को गाली दिलवाकर, तमाम धमकियां दिलवाकर, उन्हें बदनाम करके, उन्हें नकली शंकराचार्य बताकर, उन्हें हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, रामद्रोही बताकर जबरदस्ती 22 जनवरी को किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे देश में मंदिर के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश हुई, सारा तामझाम हुआ। अगर हिसाब लगाया जाए तो पता चलेगा कि जितना पैसा मंदिर के प्रचार में खर्च हुआ, उतने पैसे में न जाने कितने 100 मंदिर बन जाते, मगर चूंकि प्रचार के पैसे का हिसाब लगाने वाला, उसको जोड़ने घटाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। मगर किसने सोचा था कि जिस मंदिर के नाम पर, जिस अयोध्या के विकास के नाम पर पूरे देश में ढोल पीटा जा रहा है, उसी अयोध्या और उसी मंदिर में ढोल इतनी जल्दी फट जाएगा। वैसे तो चुनाव के दौरान ही, यानी चुनाव परिणाम में ही अयोध्या की जनता ने देश को दिखा दिया कि भाजपा ने अयोध्या में क्या किया है, नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में क्या किया है। मगर अब अयोध्या से ही और राम मंदिर से ही ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो पूरे देश और दुनिया को दिखा रही हैं कि जो लोग अपने आप को अवतरित बताते हैं, जो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, आई एम नॉट बायोलॉजिकल, यानी मैं माँ बाप से पैदा नहीं हुआ, मुझे भगवान ने भेजा है, वो भ्रष्टाचार के समंदर में किस कदर डूबे हुए हैं। जरा सोचिए, जिस मंदिर पर, जिस निर्माण को लेकर देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे रट्टा मारते हो, जिस अयोध्या में पूरे देश की नजर हो, पूरा शासन प्रशासन जहां कूदा पड़ा हो, पूरी सरकार जिसमें झुकी पड़ी हो, तमाम विधायक, सांसद, मंत्री सब के सब लगे हो, वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार यदि हो रहा है तो फिर बाकी देश के हिस्सों में भ्रष्टाचार का क्या आलम होगा, इसका अंदाजा लगाइए। शुरुआत मंदिर के भीतर से करते हैं, इसके बाद मंदिर के बाहर यानी अयोध्या की बात करेंगे, और इसके बाद पूरे देश में भ्रष्टाचार की लहर की तस्वीर आपके सामने रखूंगा। एकदम ध्यान से सुनते जाइए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतने सारे इंजीनियर यहां पर काम कर रहे हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन छत से पानी टपक रहा है। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिस मंदिर को बनाने के लिए इतना कुछ लगा हुआ है, वहां ऐसे पानी टपकेगा। आप उन्हीं की जबान से उनकी बातें सुन लीजिए कि मंदिर के भीतर कौन कौन सा कांड हो रहा है, इसके बाद मिलते हैं। मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान है, और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है, इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब। देखिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे इंजीनियर हमारे देश, पूरे देश के आकर के यहाँ बैठे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन ये किसी को ज्ञान नहीं रहा कि पानी बरसेगा तो वह छत जो है वो चूएगा, ऐसा किसी को ज्ञान नहीं है। पहले भी बरस रहा, थोड़ा बहुत बरसा तो थोड़े बहुत, इतना नहीं हुआ। जब अब की वर्षा हुई, जितना पानी गिरा अंदर में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। सुन लिया आपने, पहली ही वर्षा में भीतर पानी भर गया, चूने लगा यानी टपकने लगा। पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है और पानी चू रहा है, टपक रहा है, वो भी मुख्य जगह पर, और ऐसे टपक रहा है कि पूजा पाठ भी बाधित हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। अब आपको समझ में आया आखिर क्यों सपने में भगवान किसी गजेंद्र को डांट रहे थे, मुर्गा बना रहे थे, कान पकड़ के उठक बैठक करवा रहे थे और कह रहे थे कि क्यों रे गजेंद्र, 10 साल में कुछ तो बढ़िया कर दिया होता। बहरहाल वो बात तो सपने की थी, मगर अयोध्या के राम मंदिर का जो मामला सामने आया है, उसे देखकर अब लोग कह रहे हैं कि चले थे राम मंदिर बनाने, प्रचार था कि भव्य राम मंदिर, भव्य
भव्य राम मंदिर और बना दिया चुअना मंदिर। उधर मंदिर को लेकर एक नई कहानी सामने आ गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो मुख्य पुजारी थे पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, उनकी मौत हो गई है और इसके बाद गजब गजब की बात आने लगी है। विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग कहने लगे हैं कि गलत मुहूर्त के कारण मुहूर्त दोष हुआ और इसकी वजह से भगवान ने इनको ऊपर बुला लिया, इनकी मौत हो गई। यानी मंदिर और अयोध्या को लेकर एक से बढ़कर एक पनौतियां आए दिन सामने आ रही है। अब अयोध्या में ही आई कुछ और पनौतियों को जरा ध्यान से देख लीजिए। हल्की सी बारिश क्या हुई, राम पथ के भीतर से रामराज मुंडी बाहर निकालकर झांकने लगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, सभी तस्वीरों को ध्यान से देखिए। हल्की आंधी और पानी से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के सामने की चारदीवारी भी गिर गई। सिविल लाइन क्षेत्र में जल भराव हो गया। FCI के गोदाम के पास और अन्य जगहों पर भी जल जमाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। यानी जिस राम मंदिर और अयोध्या के विकास को लेकर कई साल से पूरे देश में तांडव मचाया जा रहा था, जिस विकास के नाम पर अयोध्या में न जाने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ दी गई, न जाने कितनों के पुरखों का घर तोड़ दिया गया, उन्हें बेघर कर दिया गया, खाने खाने को मोहताज हो गए, उसका रिजल्ट चुनाव परिणामों में भी दिखा। मगर उससे बड़ा रिजल्ट तो अब दिखने लगा है कि एक हल्की सी बारिश ने ही विकास की नानी याद दिला दी। सवाल है कि जो लोग राम की नगरी में भी राम राज्य नहीं ला पाए, वो पूरे प्रदेश या देश में कहां से लाएंगे? मगर आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे भाई, जंगल राज का नाम बदलकर राम राज्य कर देंगे। नाम बदलने में कौन सा खर्चा होना है? वैसे भी इसमें तो महारत हासिल है। अयोध्या में मंदिर की हकीकत सामने आई, रेलवे के विकास की हकीकत सामने आई और सड़कों के विकास की भी सामने आ गई। और तो और प्लेन की हकीकत यह है कि देश भर के कई शहरों से हवाई सुविधा अब बंद हो चुकी है क्योंकि सवारियां नहीं मिल रही है। वहीं लोग दूसरी तरफ ये भी चर्चा करने लगे हैं कि 22 जनवरी से पहले ही देश भर के शंकराचार्य यानी हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य लगातार सवाल उठा रहे थे। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने तो यहां तक कह दिया कि शास्त्र विरुद्ध काम होगा, गलत समय पर काम होगा, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा तो देश में अनिष्ट होगा, गलत चीजें होंगी। अब देखिए, कहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य पुजारी की मौत हो रही है, कहीं मंदिर में पानी टपक रहा है, कहीं रामपथ फट के छितरा जा रहा है, कहीं रेलवे की बाउंड्री गिर रही है और मंदिर के मुख्य पुजारी को मीडिया में आकर कहना पड़ रहा है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करिए वरना पूजा पाठ बंद हो जाएगा। और तो और जिस भाजपा ने, जिस नरेंद्र मोदी ने इतना सारा तांडव फैलाया मंदिर के नाम पर, उन्हीं की पार्टी अयोध्या में ही चुनाव हार गई। अब ये तो कहानी अयोध्या की है, जरा देश की कहानी सुन लीजिए। क्योंकि सपने में भगवान कह रहे थे कि अरे गजेंद्र, तुमने 10 साल में कुछ तो कायदे का किया होता। वहीं से मैं सारी चीजों को धीरे धीरे याद करके लिंक कर रहा हूं। याद करिए, 2024 के चुनाव से पहले भाजपा समर्थित किसी भी व्यक्ति से जब आप मोदी सत्ता के कार्यों के बारे में पूछें तो वो लोग 2 चीज को टप से याद दिलाते थे। पहला राम मंदिर, दूसरा 370। राम मंदिर की हकीकत क्या है, कितने बड़े बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आ रही हैं, वो आपने देख ही लिया। अब 370 की कहानी सुन लीजिए। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे और जिस वक्त शपथ ले रहे थे उसी वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो रहा था और लगातार कई दिनों तक वहां हमले होते रहे। जबकि 370 में संशोधन के वक्त वादा किया गया था, कहा गया था, गारंटी दी गई थी कि आतंकवाद, नक्सलवाद और पता नहीं कौन कौन सा वाद समाप्तवाद हो जाएगा, आतंकवादियों और पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। ऐसा ही वादा नोटबंदी में भी किया गया था। मगर दोनों ही वादों में देश की जनता को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जम्मू कश्मीर की व्यवस्था कैसी है, किस तरह से चौपटानंद हो गई है, वो भी आप देख रहे हैं। स्थितियां संभाले नहीं संभल रही हैं। चुनाव लड़ने में भी सत्ताधारियों को डर लग रहा है। आतंकवाद चरम पर है। यानी जो 2 मुद्दे भाजपा समर्थित लोग लगातार याद दिला रहे थे, जिन 2 मुद्दों में उन्हें अपनी सफलता नजर आती थी, उन्हीं 2 मुद्दों की हकीकत क्या है वो आपके सामने है। इसी तरह से तालाबंदी की गई कोविड के दौरान कि प्रसार रुक जाएगा, उल्टे और ज्यादा बढ़ गया। और अभी हाल ही में आपने कोविड के टीके का जो मामला देखा है, टीका बनाने वाली कंपनी ने लंदन की अदालत में स्वीकार किया कि इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक आ सकता है। वो भी अपने आप में बड़ा मामला है। इसी तरह से कोविड के दौरान तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। शौचालय बनाने का कार्यक्रम साहब लेकर आए थे, वो भी अब पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर शौचालय अब बिना काम के हो चुके हैं। पहले भी बहुत सारे खाली नाम के ही थे, मगर अब ज्यादातर की हालत खत्म हो चुकी है, बहुत सारे तो गायब भी हो गए हैं। तो उसमें भी भयंकर भ्रष्टाचार की कहानी सामने आई। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ने इस कार्यक्रम पर भी शौच कर दिया। आए थे डीजल पेट्रोल सस्ता करने, हकीकत जो है आप देख ही रहे हैं। डीजल पेट्रोल खरीदते समय थैंक यू फलाने जी बोलते हैं कि नहीं। महंगाई का आलम क्या है वो भी आप सबके सामने है। मोबाइल का रिचार्ज से लेकर और पेट के रिचार्ज तक सब कितना महंगा हो गया है। बेरोजगारी का आलम तो पूछिए ही मत। देश की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही नजर आ रही है। युवाओं के लिए अग्निवीर ढूंढ कर लाए थे और अग्निवीर की कहानी ये है कि ड्यूटी पर मौत के बाद शहीद का दर्जा तक नहीं मिल रहा है। शादियां टूट रही हैं। एक अग्निवीर की मां ने आरोप लगाया है कि बेटे का शव तिरंगे
में लपेट कर नहीं बल्कि एम्बुलेंस में ऐसे ही लाद कर भेज दिया। ट्रेनिंग छोड़ छोड़ के देश की सुरक्षा करने वाले भाग रहे हैं। शिक्षा का हाल क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए जिससे 1,70,00,000 नौजवानों का जीवन प्रभावित हुआ। अभी नीट यूजी का मामला चल ही रहा है। इसके बाद 3 अन्य परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, वो भी देशव्यापी परीक्षाओं को, वो भी आपने देखा। और यदि नहीं देख पा रहे हैं तो किसी स्कूल संचालक से मिलिए, खासकर यूपी बोर्ड के स्कूल संचालकों से मिलिए। उसके लिए तो इधर कुआं उधर खाई की स्थिति हो गई है। बेचारा स्कूल न तो चला पा रहा है न बंद कर पा रहा है। बंद कर देगा तो करेगा क्या, और चलाने के लिए नहीं है, व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि छात्र हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो नियुक्ति नहीं है। नीट के मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भाजपा का नाम लगातार चारों तरफ से आ रहा है कि भाजपा के लोगों की मिलीजुली सरकार है। देश भर में जो हाईवे बन रहे हैं उनकी हकीकत क्या है वो भी हमने आपको लगातार दिखाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर खूब प्रचार किया गया, फाइटर प्लेन उड़ाया गया, मगर उसके कुछ ही दिन बाद किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी जगह जगह पर दरार पड़ने लगी, फटने लगा, भ्रष्टाचार की कहानी सामने आई। वाराणसी गोरखपुर एक्सप्रेसवे हमने वहां पहुंचकर दिखाया था किस तरीके से चारों तरफ हाईवे एक तरफ बन रहा है, एक तरफ फट के छितरा रहा है, और उसमें काला काला डाल के लाल लाल डाल के उसको चिपकाने की कोशिश हो रही है। पता नहीं उसको क्या कहते हैं। ये सब आपने देखा। बिहार में किस तरीके से एक के बाद एक लगातार पुल गिर रहे हैं, ये भी आपके सामने है। चुनाव से पहले ही मुंबई में प्रधानमंत्री जाकर अटल सेतु का उद्घाटन किया। बॉलीवुड के स्टारों से वहां पर प्रचार करवाया गया। अटल सेतु की सड़क कैसे फट के छितरा गई है ये भी आप सबके सामने है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने देश की जनता को एक बेहद महत्वपूर्ण अधिकार दिया था, राइट टू नो, यानी जानने का अधिकार, यानी सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं। उसे इन्होंने आते ही कमजोर करना शुरू कर दिया। यानी पहले से ही प्लानिंग थी कि लोगों को जानने का अधिकार छीन लो, नहीं तो हमारे भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। पहले से ही छुपाने का प्रयास, यानी लोकतंत्र को कमजोर किया, संविधान को कमजोर किया। बाकी सबसे ज्यादा हमला तो संविधान पर ही हो रहा है, जनता के अधिकारों पर ही हुआ है, ये भी आप सबने देखा है। राइट टू एजुकेशन भी था, उसमें भी तरह तरह के खेल किए गए। शिक्षा के बजट को शुरुआत से ही गिराना शुरू कर दिया गया। इसी देश का एक राज्य है मणिपुर, जो पिछले 14 महीने से हिंसा का शिकार है, और अब तो मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बेहद गंभीर सवाल उठाने लगे हैं, आरोप लगा रहे हैं वहां की सरकार पर। यहां तक कहने लगे हैं कि मणिपुर की हिंसा अभूतपूर्व है तथा सरकार चुनिंदा तरीके से अदालत के आदेशों का पालन कर रही है। यही आरोप तो मणिपुर के लोग भी लगा रहे थे पिछले 14 महीने से कि सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है। कुछ लोगों का समर्थन है और कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया जा रहा है। एक कहानी ये भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश की है, जहां पिछले लगभग 2 दशक से भाजपा की सरकार है और केंद्र में 10 साल से भी भाजपा की सरकार है। 30 साल की सत्ता के बावजूद भ्रष्टाचार की जैसी कहानियां मध्य प्रदेश से सामने आती हैं, खासकर सरकारी नौकरियों में विश्व रिकॉर्ड बना रही हैं। दुनिया में इतना भ्रष्टाचार किसी और देश में, किसी और राज्य में शायद नहीं हुआ होगा जितना मध्य प्रदेश में भर्तियों को लेकर सामने आता है। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। शिक्षक की नौकरी पाने वाले 157 लोग होंगे बर्खास्त। इन्होंने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल कर ली थी। आंख के डॉक्टर ने पैर का सर्टिफिकेट दे दिया, हड्डी के डॉक्टर ने कान का सर्टिफिकेट दे दिया, कान के डॉक्टर ने आंखों में दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दे दिया। अब यदि डॉक्टरों के इन खेल को देखकर आप चौंक रहे हैं तो शायद आप पूरी कहानी समझ नहीं रहे हैं। अरे भाई, जब इस देश में एक्टर पत्रकार बन सकता है, अक्षय कुमार को याद करिए, अमवा काट के खाते हैं कि चूस के लेते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री एक्टिंग कर सकते हैं, गोदी मीडिया के लपटझंडे दलाली कर सकते हैं, तमाम मंत्रालयों के सारे काम प्रधानमंत्री कार्यालय से हो सकते हैं, ऐसा आरोप लगता है, तो फिर डॉक्टर, आंख का डॉक्टर यदि पैर वाला सर्टिफिकेट दे दे तो क्या दिक्कत है। एक महत्वपूर्ण मामला छूटे रहा था। चीन को देख लीजिए, लगातार भारत की जमीन पर कब्जा बनाए बैठा है और साहेब सर्टिफिकेट दे देते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। अब जब देश के प्रधानमंत्री ही फर्जी सर्टिफिकेट चीन को दे सकते हैं, वो भी दुश्मन देश को, तो फिर डॉक्टरों ने फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। बाकी देश में महिलाओं का क्या हाल है पिछले 10 सालों में, ये तो आप सबने देखा ही है। कहीं बनारस में भाजपा आईटी सेल के गुर्गे ही बंदूक के दम पर छात्रा से दुष्कर्म करते हैं, वीडियो बनाते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड कराया जाता है। देश की महिला पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कान छुट्टी पर चले जाते हैं। यानी इतने सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यदि आप देखें तो मोदी सत्ता की महिला विकास मंत्री फेल, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित होना तो बहुत दूर की बात है, कोई सुनवाई तक नहीं होती। शिक्षा मंत्री फेल, क्योंकि 7 साल में 70 पेपर लीक। रक्षा मंत्री फेल, आतंकवादी हमले, चीनी घुसपैठ। गृह मंत्री फेल, मणिपुर 14 महीने से जल रहा है, देश भर में लिंचिंग हो रही है, झूठ के दम पर दंगों की साजिशें हो रही हैं। कानून मंत्री फेल, जनता के अधिकारों को लूटा जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री फेल, कोविड के दौरान गंगा के भीतर बहती हुई लाशें आपने देखी ही हैं, और वैक्सीन की जो कहानी आ रही है वो भी आप देख ही रहे हैं। विदेश मंत्री भी फेल, क्योंकि
विदेशों में यानी आसपास के जो देश हैं उनसे कैसा रिश्ता बनता जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। और ये सारे फेलियर्स पर मास्टर स्ट्रोक का ठप्पा लगाने वाले प्रधानमंत्री भी फेल ही कहे जाएंगे। वैसे इन सारे मुद्दों को इन लोगों ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि कहीं ना कहीं इसमें फेलियर है, वरना सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर तथा 370 ही भक्तों को नहीं रटवाया जाता, उसी को बार बार नहीं याद दिलाया जाता। और अब तो हमने इन दोनों की हकीकत भी आपके सामने रखी थी, लगातार रखते आए हैं। तो रात में सपना टूटने और नींद खुलने के बाद भगवान का डांटना और बुजुर्ग आदमी को सजा देने को जब मैंने गौर से सोचा तो कहानी कुछ न कुछ देश की सत्ता से मिलती जुलती नजर आई। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक कर दीजिए तुरंत, छूट गया है तो। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।